नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 10 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 4, 2 और 1 घंटे में करते हैं। किसी विशेष दिन इनमें से कोई 2 व्यक्ति ही कार्य पर आते हैं। सबसे अधिक संभावित समय में कार्य पूर्ण करने और सबसे कम संभावित समय में कार्य पूर्ण करने के मध्य अंतर होगा। 3 लोग थे, ए, बी और सी। ये 4 घंटे में कर रहे हैं, ये 2 घंटे में कर रहा है और ये 1 घंटे में कर रहा है। 4, 2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं तो टोटल काम कितना हो गया 4। अभी कह रहे हैं जिस दिन ये काम करने आते हैं कोई भी 2 बंदे ही काम करते हैं और सबसे कम संभावित समय और सबसे अधिक संभावित समय इनके बीच का अंतर पूछ रहे हैं। तो देखो सबसे कम टाइम कम लगेगा, जब टाइम कम तब लगेगा जब एफिशिएंसी ज़्यादा से काम किएंगे। तो ए की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 4। तो अगर ज़्यादा एफिशिएंसी देखूं तो बी और सी को एक साथ काम करा दें कि 4 एफिशिएंसी और 2 एफिशिएंसी कि 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे अगर बी और सी काम करते हैं एक दिन। और कम एफिशिएंसी से अगर कराना चाहता हूँ मैं तो ए और बी से करा दो तो 1 + 2 हो जाएगा, मतलब 3 की एफिशिएंसी से काम करना होगा। तो 4 काम को करने में 6 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? 2 से 2 कैंसिल और 2 से 3 बार कैंसिल और 2/3 हो गया। और इधर 4 काम करने को 3 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? 4/3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 4/3 में से 2/3 माइनस हुआ, एक दिन में ही काम हो रहा है ना तो 1 घंटे आ गए। तो 4/3 - 2/3 तो ये आ गए 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से भाग देंगे तो ये आ गए 0.66 आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन भी ये काम करना आते हैं अगर इनको जल्दी काम खत्म करना है या फिर इनको देर से काम खत्म करना है तो उनके बीच का जो अंतर होगा ना वो होगा 0.66 आवर। इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x + y + z² का सही प्रसार होगा। देखो आपको नॉर्मली x + y² का पता होगा, ये होता है x² + y² और +2xy। बस क्या करना है कि एक वेरिएबल और ऐड कर देना है, वो आ गया z। सेम वही जैसे एक्सपेंशन ऊपर हुआ ऐसे ही नीचे होगा x² + y²। अब देखो पहले x और y थे उनका स्क्वायर, तो अब क्या z का भी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या सिर्फ xy थे तो 2xy हो गया। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बनेंगे? xy तो हो गई, yz भी हो सकता है और zx भी हो सकता है। तो ये देखो ये फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पे जो सही वाला है, तो ये थर्ड वाला आंसर इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए का निवेश किया। यदि वह 2 वर्षों के पश्चात 2420 रुपये पाता है और 3 वर्ष पश्चात 2662 रुपये पाता है तो ब्याज की दर बताओ। देखो कोई प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था उसने निवेश किए थे और ये क्या हुआ 2 वर्ष के बाद कितना हो गया? ये हो गया 2420 रुपये। उसके बाद फिर 1 साल बाद देखा उसने, 1 साल बाद और क्या हुआ तो ये 2662 रुपये हो गए। 2420 रुपये का 2662 हो जा रहा है। इसका मतलब इसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 6 से 2 4 और 6 से 4 2, मतलब 242 रुपये मिले उसको। 2420 में ऐड हो गए 2662 रुपये हो गए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का था। पर देखो अगर 1 साल में कंपाउंडिंग हो रही है, जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है वो 1 साल के बाद लग रहा है, तो 1 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अगर 6 महीने में हो रहा है तो 6 महीने तक सेम रहेगा। 3 महीने में अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो 3 महीने तक सेम रहेगा। मतलब जब तक कंपाउंडिंग नहीं होगी CI और SI सेम रहता है। तो 242 रुपये अगर मैं 1 साल के हिसाब से देखूं कि भाई 242 रुपये इसको मिले और 2420 रुपये इसने लगाए थे, तो मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ डायरेक्टली कि भाई इसको कितने % पैसे मिले। तो 242 से 2420 गया 10 बार, 0 से 0 कैंसिल होगी। तो ये कितने रुपये परसेंटेज पे दे रहा है? 10% पे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा वाला आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि संख्या 500 को रोमन अंक पद्धति में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। मैंने इधर यहाँ सारे लिख दिए। देखो 1 को इस तरह से 1 लिखा जाता है, आई की तरह होता है। 5 को ये V की तरह लिखा जाता है और 10 को X लिखा जाता है, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। तो ये किसका पूछ रहा है? 500 का पूछ रहा है, तो 500 को क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्याएं क्या होंगी? देखो एक संख्या का 6.5% ले लिया मैंने x का,
ये दूसरी संख्या के 8.5% वाई के बराबर हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगी, 5 से आप कैंसिल करो तो 13x हो गया और इधर 17y हो गया। तो x अपॉन वाई का रेशियो में निकालता हूँ तो ये आ गया 17/13। मतलब एक वैल्यू अगर 17 है तो दूसरी वैल्यू 13 है। अब मैं देखता हूँ कि इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ 17 और 13 का, ये कितना आ जाता है, ये 30 आना चाहिए। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका सम कितना होना चाहिए, 2490। तो 30 को क्या बनाना पड़ेगा, 2490। कैसे बनाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9। ये 83 से मल्टीप्लाई करनी होगी तब 2490 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू 17 थी और y की वैल्यू 13 थी, इसमें भी 83 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पे भी 83 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 17 में जब 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1411 और 13 में जब 83 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 1079। तो इस क्वेश्चन का कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो एक समचतुर्भुज बना लिया, इसको इंग्लिश में हम रोम्बस बोलते हैं। ये और वर्ग एक जैसे होते हैं, बस वर्ग में 90 डिग्री होता है और यहाँ पे कोई अलग एंगल होता है, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। और परिमाप 40 सेंटीमीटर है, चारों साइड बराबर होती है इसकी। तो जब 40 सेंटीमीटर है तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परिमाप कितना हो गया 4a, सारी साइडों को जोड़ दें तो ये 40 के बराबर हो गए, a की वैल्यू आ गई 10। तो मैं a बराबर 10 लिख देता हूँ। इसके बाद कहते हैं इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो किसी का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका आधार और ऊंचाई से गुणा कर दो तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को क्षेत्र आधार तो दे रखा है, मेरे को ऊंचाई नहीं पता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब इसको मैं अलग तरह से लिख लेता हूँ। ये हो गया 60 डिग्री का एंगल, ये 10 है, इसकी साइड है, मेरे को हाइट निकालनी है। आपने साइन कॉस टेन पढ़े होंगे, तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो h हो गया लंब और कर्ण हो गया बटे में 10। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये हो गया h/10। 2 से 10 को गया 5 बार और यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे 5√3। ठीक है, अभी हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आधार हो गया 10 और ऊंचाई कितनी होगी 5√3। तो ये हो जाएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टीम एक निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकती है तथा दूसरी टीम उसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है। एक ने 10 दिन में किया, दूसरी ने 20 दिन में किया। 10 और 20 का एलसीएम ले लो, टोटल कार्य कितना हो गया 20। इसकी कार्य क्षमता 2 आ गई, इसकी कार्य क्षमता 1 आ गई। कह रहा दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कर सकती हैं। तो देखो काम तो 20 ही है दोनों को जो करना है, और इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 में 1 को जोड़ो 3 होगी कार्य क्षमता। 3 से भाग दे देंगे तो 3 6 18, 2 बचे 3 उतार लिया, तो 6 सही 2/3। इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, बोल रहा है कि इसको सरल करो। तो मैंने इसको इधर लिख लिया है। तो 7.1 से 5.4 को घटाएंगे और जो आएगी उसमें से फिर 3.5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.8 और माइनस यहाँ पे और माइनस अंदर है तो ये हो जाएगा प्लस का 1.8। इसके बाद 2.3 माइनस का 3.2 और प्लस में 1.8 और ये 0.9 से माइनस हो रहा है। अभी क्या करेंगे, 2.3 से 3.2 को माइनस करेंगे और जो माइनस का आएगा उसमें 1.8 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 0.9 और ये माइनस बाहर है और 0.9 माइनस 0.9 ये आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत 80 अंक था। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक अर्जित किए एवं 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक प्राप्त किए तो कक्षा में शेष विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना होगा। देखो एक जो आपका बेसिक मेथड है कि 100 मान लो 100 बच्चे थे टोटल, उसमें से 10 बच्चों का दे रखा है 10% और 20% मतलब 20 बच्चों का दे रखा है। बच्चे कितने और बचे 70 बच्चे, इन्हीं का औसत पूछ रहा है कि इनका औसत कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 10 बच्चों को कितना दे रखा है 95 और 20 बच्चों को कितना दे रखा है 90 और प्लस में 70 बच्चों का कितना हमको नहीं पता x और बटे में कितना होगा टोटल बच्चे का 100 बच्चे और सबका एवरेज 80 दे रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट पेपर में हमको इस तरह से नहीं करना है, पेपर में बहुत जल्दी करना है और बहुत ही सिंपल वे में करना है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो पेपर में कैसे करेंगे वो मैं मेथड आपको बताता हूँ। 80 हो गया एवरेज, ठीक है। जो 10 बच्चे थे उन्होंने 95 दिया, तो इन्होंने कितना फालतू दिया, इन्होंने 15 फालतू दिया और एक बच्चे ने 15 दिया तो 10 बच्चों ने कितना फालतू दिया 150 मार्क्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए।
उसके बाद जो और 20 बच्चे बचे उन्होंने कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट किए, उन्होंने 90 किए। तो एक बच्चे ने 10 फालतू किए, तो 20 बच्चों ने कितने फालतू किए, 200। अभी ये जो 200 और 150 मतलब 350 मार्क्स हैं, ये अगर एवरेज को मेंटेन रखना है तो ये जो 70 बच्चे कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही कम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 350 मार्क्स को 70 बच्चे एवरेज से कम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 350 को 70 में डिवाइड मार देता हूँ, 70 से इसको भाग करेंगे तो आगे 5, मतलब हर बच्चा 5 नंबर कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तभी तो 350 नंबर 70 बच्चों ने कम कंट्रीब्यूट किए। तो एवरेज था 80, 80 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ गया, 75। तो इन 70 बच्चों का जो एवरेज होगा वो होगा 75। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो, और ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड होता है, थोड़ा एनालाइज करना होता है कि कैसे करना है, बट ये एक बार आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर ये समझ नहीं आया आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा से बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:3:5 है। समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं। तो इसकी दो भुजा बराबर होगी, ये 3 होगी, ये 3 होगी और ये 5 होगी। ये अनुपात की वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कह रहा बराबर भुजाओं की लंबाई 6.6 सेंटीमीटर है। मतलब 3 का मान अगर मैं देखूं तो कितना है, 6.6। तो पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप बताओ। अगर मैं x मान लेता हूं इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो ये 3x 5x हो गया, और 3x की वैल्यू कितनी, 6.6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.2। अभी इनका परिमाप क्या होगा, 5 और 3 8 और 3 11x, 11x होगा इनका परिमाप इस त्रिभुज का। तो 11x में आप x की वैल्यू पुट कर दो, 2.2, इनको गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 24.2। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 27 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर मोटी धातु की एक चादर को गलाकर घन में परिवर्तित करते हैं। इन दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बीच अंतर बताइए। देखो एक घनाभ था ये, इस घनाभ को एक घन में परिवर्तित किया, तो इसका आयतन और घन के आयतन बराबर होगा। इसका आयतन हम निकालते कितना, 7 गुणा 8 गुणा 1, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अगर मैं इसकी साइड a मान लेता हूं तो इसका आयतन कितना आएगा, a³। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ कि a की वैल्यू क्या आएगी, 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 हो गया, 8 का क्यूब रूट करेंगे तो 2 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अभी क्या पूछ रहा है कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था और जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अंतर बताओ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 लंबाई ऊंचाई, ऊंचाई चौड़ाई और ऊंचाई लंबाई, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, 27 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 27। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 502 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6 गुणा a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 6 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 216। अब 502 और 216 का हम डिफरेंस देखेंगे कि कितना होगा। तो 502 में से 216 को घटा देंगे, वही पूछ रहा है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताओ। तो इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया 286। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी दूरी को 2/3 समय में पूरा करता है तो बाकी बची हुई दूरी को बचे हुए बाकी समय में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। 6 किलोमीटर था टोटल, 3 किलोमीटर तो उसने ट्रैवल भी कर लिया, 3 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो ये जो 3 किलोमीटर ट्रैवल किया इसने टोटल टाइम का 2/3 भाग से कर लिया, तो कितना टाइम और बचा होगा, 1/3 टाइम और बचा है। तो 3 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है और 1/3 और टोटल टाइम कितना दिया हुआ, 45 मिनट। तो 3 से 45 को कैंसिल कर लेंगे, 15 आ गया। और ये मिनट में, ये किलोमीटर में, तो मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे तो 60 से भाग कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। 15 से 60 को भाग करेंगे, 15 चौके 60 और 3 चौक 12, 12 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कागज के एक टुकड़े को फोटोकॉपी करने में 1 रुपये लगता है। प्रथम 1000 कागज को फोटोकॉपी करने के बाद 2% की छूट सभी फोटोकॉपियों पर दी जाती है, तो 5000 फोटोकॉपी करने में क्या लागत आई। देखो पहली 1000 जो थी वो तो 1 रुपये में की, तो 1000 रुपये तो यहाँ से आ गए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा की उन पे 2% की छूट दे देगा, तो आगे कितनी बची, 4000। 4000 को नॉर्मली 1 रुपये से करता तो 4000 रुपये लगते, पर उसने क्या किया, 20% की छूट दे दी। तो 4000 पे 20% की छूट कितनी होगी, 4 दूनी 8, 80 रुपये।
तो ये हो गया 3920 और 1000 रुपये मिले इसको स्टार्टिंग वाली 1000 से, तो टोटल कितने हो गए 4920। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला वाला कि 4920 रुपये में टोटल 5000 फोटो कॉपी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रय कर सहित एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1232 रुपये है। विक्रय कर की दर 10% है। अगर दुकानदार ने 12% का लाभ कमाया तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। देखो मैं मान लेता हूं कि इसका जो लागत मूल्य थी वो x थी, इस पे 12% का तो इसने लाभ कमा लिया, ये कोई अमाउंट आ गई, और उसके बाद इस अमाउंट के ऊपर भी क्या हुआ कि विक्रय कर की दर लग गई 10% से, तो ये अमाउंट आई यहाँ पे 1232। अभी मेरे को पीछे की तरफ जाना है, तो 1232 हो गया और 10% इसने जो विक्रय दर लगी थी उसको भी हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10% मतलब 1/10, 11/10। तो अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो 10/11 लिखेंगे। और 12% का लाभ कमाया था, तो 12% लाभ कमाने से पहले कितनी कीमत रही होगी 100 रुपये, तो 112 हो गई यहाँ। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 11 से 1232 को भाग देंगे, 11 कम 11 1 3, 11 कम 11 2 2, 11 दूनी 22, 112 से 112 कैंसिल हो गया। तो उसकी लागत मूल्य थी 1000 रुपये। 1000 रुपये पे 12% का प्रॉफिट और 10% की विक्रय दर लगी और उसके बाद कीमत होगी 1232। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी मीटर के स्केल के बदले 90 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है और दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर बेच रहा है। मतलब वो कह रहा है कि मैं 100 सेंटीमीटर बेच रहा हूँ, पर बेच कितना रहा है एक्चुअल में 90 सेंटीमीटर, यही उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना कमाया उसने 10 सेंटीमीटर का, और कितने पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी सेल की उसने, एक 100 सेंटीमीटर की तो क्वांटिटी सेल नहीं की उसने, 90 सेंटीमीटर की क्वांटिटी सेल की। तो 10/90 और इसको परसेंटेज में करेंगे तो 100 हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल होगी और 9 से 100 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11.11% इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष में 6000 रुपये की रकम 8000 रुपये हो जाती है। कितने समय में उसी दर पर 525 रुपये की रकम 700 रुपये हो जाएगी। तो देखो 4 वर्ष में क्या हुआ था, 6000 रुपये की रकम कितनी होगी 8000 रुपये। इसका मतलब 4 साल में कितने रुपए बढ़ गए 2000 रुपये बढ़ गए। तो 1 साल में कितने बढ़े होंगे 500 रुपये बढ़े होंगे, और 500 रुपये कितने पे बढ़े हैं 6000 पे बढ़े हैं। तो 500/6000 यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो इससे कैंसिल कर लेते हैं, तो ये होगा 50/6। इसको और 25/3 कर लेते हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद क्या बोलता है कि 525 रुपये की रकम 700 रुपये हो जाएगी। तो 700 में से 525 को घटा लेंगे, हो गया 175 रुपये। तो मतलब मेरे को इंटरेस्ट कितना लेना है 175 रुपये, और प्रिंसिपल कितना है 525 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी निकाली थी कितनी 25/3, और टाइम मेरे को निकालना है कितने टाइम में होगा, और बटे में आ गए 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 175 से 525 जाएगा 3 बार, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 25 से 100 जाएगा 4 बार। टी की वैल्यू आ गई 4 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये पूछ रहा है यहाँ 70 की पावर क्या होगी, तो मैंने x मान लिया, इसको इधर लिख दिया मैंने। तो गुणा में क्या होती है घाते जुड़ जाती है अगर बेस सेम होता है, आधार में 17 है यहाँ भी 17 है, तो ये 17 की पावर क्या होगी 34.5 प्लस 68.9, और ये भाग में है, तो भाग में क्या होता है जो पावर होती है वो माइनस में हो जाती है, हो गई 27.4। तो 34.5 और 68.9 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 17 की पावर 103.4, और माइनस में आएगा 27.4। तो 17 की पावर यहाँ से क्या बचेगी 103.4 से 27.4 को माइनस करेंगे तो ये आएगी 17 की पावर 76, और इधर 17 की पावर x चली रहा था इधर साइड, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 76। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माल का 3/5 हिस्सा 8% के लाभ पर बेचा गया और शेष हिस्सा 5% के हानि पर। यदि कुल लाभ 700 रुपये का हुआ तो माल का मूल्य कितना था। देखो मैं मान लेता हूँ टोटल 5 था जो माल था, उसका एक 3 पार्ट हो गया और एक 2 पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट को क्या 8% के प्रॉफिट पे बेचा और 2 पार्ट को 5% के लॉस पे बेचा। तो 8% के प्रॉफिट पे बेचा तो ये हो गया 24% का प्रॉफिट, और ये लॉस पे बेचा तो ये कितना हो गया 10% की लॉस हो गई। तो 24 में से 10 गए तो 14% का प्रॉफिट हो गया, और एक्चुअल वैल्यू के रूप में कितना है 700 रुपये। तो 14% की वैल्यू आ गई 700, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ जिससे मेरे को क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 700/14 और गुणा 100, तो
तो ये 14 से 700 गया 50 बार और ये हो गया 5000। अब ये जो कीमत आई है ये एक की कीमत आई है और मेरे को निकालनी कितनी है टोटल 5 की। तो एक की कीमत अगर 5000 है तो 5 की कीमत कितनी होगी 5 गुणा 5000, ये हो गया 25,000 रुपये। तो टोटल माल कितने रुपए का था 25,000 रुपये का। इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो और इसका आंसर निकालो। तो 64 की पावर -2/3 और 1/4 की पावर -3 और दोनों गुणा में है। तो 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इसकी पावर क्या -2/3 और इधर 1 ये -3 क्या 4 के नीचे भी आएगा तो 4 की पावर -3 ऐसे लिख सकता हूँ। 3 से 3 कैंसिल हो गए, 4 की पावर -2 है तो ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 और इधर क्या है 1/4 की पावर -3। तो -3 और -2 ये क्या हो जाएगा 4 की पावर -1। इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समषटभुज का क्षेत्रफल जिसका एक किनारा 2 मीटर है उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो समषटभुज में क्या होता है कि 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं और एक त्रिभुज का एरिया कितना होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। और अगर 6 बन रहे हैं तो इस पूरे का टोटल का एरिया कितना आ जाएगा। ये था एक ट्रायंगल का एरिया समबाहु त्रिभुज का, तो क्या 6 की गुणा कर सकता हूँ मैं √3/4 गुणा a² और a की वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 से 4 हो गए कैंसिल। तो समषटभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 6√3, ये a की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। कार्ड के खेल में a एवं b के पास r के धन का 4 गुना धन था जबकि r एवं b मिलकर a के धन से 3 गुना धन रखते थे। कुल रकम का कौन सा हिस्सा r के पास था। तो देखो a + b के पास कितना पैसा था 4r के बराबर था। अभी ये कह रहा है कि टोटल पैसा कितना था r के पास। अगर उसको टोटल वाइज हिस्सा निकालें तो टोटल कितना है a b और r के पास कितना पैसा होगा। देखो a और b के पास कितना था 4r और r के पास r के बराबर था ही, तो ये कितना हो गया 5r। अब ये पूछ रहा कि टोटल गेम का कितना हिस्सा था, तो r के पास r होगा और टोटल कितना है 5r, तो r से r कैंसिल हो गए 1/5 धन था टोटल धन का। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 20% प्रीमियम पर प्रति 100 रुपये वाले शेयर में 14,400 रुपये निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में कंपनी 5% लाभांश घोषित करती है तो उसे कितने रुपए लाभांश मिलेगा। देखो शेयर था 100 रुपये का, इसने 20% प्रीमियम पर खरीदा तो इसने 120 पे खरीदा होगा। 100 पे अगर 20% का मैं परसेंटेज लगा दे तो 120 का हो गया और टोटल इसने 14,400 रुपये खर्च किए। एक शेयर था 120 रुपये का, तो इससे निकाल सकते हैं ना कि भाई कितने शेयर इसने टोटल खरीदे होंगे। तो 12 में 144, इसने 120 शेयर खरीदे टोटल। अभी ये क्या कह रहा है कि 100 रुपये का जो कंपनी का शेयर था वो 5% का प्रॉफिट दे रहा है, मतलब एक शेयर पे 5% का प्रॉफिट, मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। तो 120 शेयर पे 5 रुपये का प्रॉफिट के हिसाब से 5 की गुणा कर देता हूँ तो इसको कितना लाभांश होगा 600 रुपये का। अब बहुत को लगता है कि ये जो 5% निकाला नहीं ये 120 पे निकालना चाहिए। 120 पे नहीं निकाला क्योंकि कंपनी ने 100 रुपये का ही शेयर दिया ना, ये 120 पे इसने किसी और से खरीदा। कंपनी ने 100 का इशू किया था, इसने 120 का किसी और से खरीदा प्रीमियम वैल्यू पे जाके, उसने एक्चुअल वैल्यू पे नहीं खरीदा, ज्यादा पे खरीदा। तो इस पे थोड़ी लाभांश देगी, वो तो 100 पे ही देगी ना। तो 100 पे 5 दिया मतलब एक शेयर पे 5 रुपये मिले, तो 120 शेयर पे 5 के हिसाब से 600 रुपये मिलेंगे। इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया, तो x का 45% इनके इक्वल है, तो परसेंटेज हटाया बटे में आ गया 100। अभी क्या 300 का 20% कितना होगा, 3 दूनी 6 60 हो जाएगा। और 400 का 30% कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 180 और x गुणा 45/100। 45 से 180 को काट देंगे, 4 बार कट गया और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 को इधर ले जाएंगे 400। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 मीटर आंतरिक व्यास वाले एक कुएं को 15 मीटर गहरा खोदा जाता है। इससे बाहर निकाली गई मिट्टी को चारों तरफ बराबर से फैलाकर 7 मीटर चौड़ाई वाले एक तटबंध का निर्माण होता है। इस प्रकार बने तटबंध की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक कुआं है, 7 मीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है, तभी तो 14 मीटर आंतरिक व्यास हुआ। तो इसमें से कितनी मिट्टी निकाल सकते हैं हम, πr²h, और पाई आर की वैल्यू दे रखी 7 का स्क्वायर और हाइट कितनी दे रखी है 15 मीटर तक इन्होंने खोदा तो 15।
और इस मिट्टी को क्या ऊपर फैलाया है इसके, और जहाँ पे फैलाया है ना इसकी चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर का, ये जो तटबंध बनाया है वो 7 मीटर का है। तो यहाँ पे बनाया ठीक है, अब इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि हाँ ऊंचाई कितनी होगी इसकी, तो एच हमको नहीं पता है। बाहर वाली अगर रेडियस से मैं आयतन निकाल के अंदर वाली रेडियस के आयतन को माइनस कर देता हूँ, तो उससे क्या मेरे को ये जो तटबंध बना हुआ है इसकी ऊंचाई पता चल जाएगी। कैसे? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे कैपिटल देखो, पहले पाई से पाई कैंसिल कर देता हूँ, इसको हटा ही देते हैं। कैपिटल आर क्या है? 7 तो ये अंदर वाली और 7 बाहर वाली, तो 14 का स्क्वायर हो गया। एच मेरे को निकालना है तो एच कॉमन ले लिया मैंने, माइनस स्मॉल आर कितना है 7। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, अंदर कुएं की बात नहीं कर रही, जो बाहर जो तटबंध बना हुआ है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अभी क्या है? 7 का स्क्वायर गुणा 15, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको या तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर लो, तो 14 में 7 जोड़ा तो 21, और 14 में से 7 घटाए तो 7, और गुणा में एच। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 21 3 बार जाएगा, 3 से 15 5 बार जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। तो जो बाहर तटबंध बना है उसकी हाइट होगी 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस में 40 विद्यार्थियों के एक समूह की औसत आयु 7 वर्ष है। जब परिचालक की आयु उनमें सम्मिलित की जाती है तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। परिचालक की उम्र बताओ। देखो बेसिक कंसेप्ट तो ये कहता है कि 40 गुणा 7 ये आ गई टोटल उम्र उनकी, और परिचालक की हमें पता नहीं है, तो प्लस में एक्स कर ले, जो औसत का फॉर्मूला है कि भाई बच्चों की टोटल उम्र और परिचालक की उम्र जोड़ ली, और बटे में टोटल लोग कितने हो गए? 40 तो बच्चे थे, एक परिचालक, 41 हो गए। और इनकी जो पहले औसत उम्र आ रही थी उससे 1 बढ़ गया 1 वर्ष, तो कितना हो? पहले 7 थी, अब होगी 8, और यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू। ये कंसेप्ट तो अच्छा है, पर ये पेपर में करने लायक नहीं है, इसमें कैलकुलेशन होती है। आपको पेपर में जल्दी से जल्दी करना है, जितना भी फास्ट हो सकता है, और कम कैलकुलेशन करनी है। तो थोड़ा सा आपको रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि ये किस तरह से होगा। तो आप ऐसे सोचो कि जो परिचालक आया था उसने 40 बच्चों को सबको 1-1 साल दी होगी, तभी तो एज जो वर्ष उम्र बढ़ी है, जो औसत 1 साल बढ़ेगी, तो इसने सबको 1-1 दी, तो 40 तो इसने इन बच्चों को ही दे दी। और उसके बाद 7 वर्ष से 8 वर्ष होगी एज, तो 8 वर्ष इसने अपने लिए भी रखा होगा। जब औसत में इसको शामिल होना है कि भाई 7 से 8 हो गया औसत, तो 8 तो ये अपने लिए भी रखेगा, जितनी दे दी उसने दे दी, पर 8 तो उसको रखना पड़ेगा ना एवरेज में बने रहने के लिए। तो 40 बच्चों को दे दी और 8 अपने पास रख ली, तो इसकी एज कितनी थी? 48। अभी ऐसे समझ लो कि 40 बच्चे थे और उनकी एज सबकी थी 7-7 साल, और ये कोई परिचालक आया, इसकी एज थी 48। इसने क्या किया? 40 इसने जो थी ये सब सारे बच्चों को 1-1 करके दे दी, तो इन बच्चों की एज 8 होगी और इसकी भी 8 थी, तो अब इनको एक साथ देखो तो औसत एज कितनी आ गई? 8। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये पूरी वीडियो में शायद कोई डाउट आया हो, पर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए, या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।